नमस्कार। ग्लोबल मेटा फाउंडेशन के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं रतिका मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है इनकम टैक्स यानी कि आयकर, और हर घर परिवार का व्यक्ति आयकर के बारे में जानना चाहता है। तो आइए आज इस विषय को आसानी से समझते हैं, और आयकर पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीए अमित अरोड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमित जी, जब भी आयकर की बात आती है तो घबराहट लाजमी है जी नहीं कई लोग आयकर का नाम सुन के जरूर घबराते होंगे, लेकिन हमें समझना होगा कि आय हो आयकर हो, ये हमारी और देश की प्रगति में ये दोस्त हैं जी। हर किसी के पास रति जी हुनर है जी। उसी हुनर के चलते वो व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी आमदनी होती है। आय है तो आयकर भी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि देश निर्माण में हम सभी अपना कर्तव्य निभाएं, समय से आयकर को चुकाएं। बिल्कुल। तो इनकम टैक्स रिटर्न किस किस को फाइल करना चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न अगर इंडिविजुअल एसएससी की बात करें तो हर उस व्यक्ति को भरनी है जिसकी वित्त वर्ष में सालाना आय बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख रुपए। यानी अगर 2.5 लाख रुपए से किसी इंडिविजुअल की सालाना आय ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न दायर करनी है। तो क्या ये माना जाए कि जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या उनको टैक्स भी भरना ही पड़ेगा? क्या ये जरूरी है? जी, अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो आपका टैक्स बनेगा इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। लेकिन अगर कोई 2.5 लाख से कम कमा रहा है लेकिन उसका टीडीएस कटा है तो उसे रिफंड लेना है, तब उस केस में यूं तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आय कम है, फिर भी रिफंड लेने के लिए उसे रिटर्न डालनी होगी। तो इसको मतलब ये माने कि ये तो फायदा हो गया ना जी, कि आपकी आय भी हो रही है और आप आईटीआर भी भर रहे हैं, लेकिन आपको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा। और आईटीआर के कई फायदे हैं। जैसे एक तो आपने अभी बताया कि अगर आपको रिफंड बन रहा है तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट 61 के तहत अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं। फिर अगर आप मान लीजिए कोई लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, तो वहां पर भी अमूमन आपसे जो बैंक है वो पिछले आयकर रिटर्न मांगता है। यहां तक रति जी, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहती हैं तो कई जगह वीजा रिक्वायरमेंट में भी आपको आयकर विवरणी देनी पड़ती है। लेकिन अगर मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट बताना हो इनकम टैक्स रिटर्न का, तो बिजनेस की दृष्टि से आप समझिए, अगर आपने आज इनकम टैक्स रिटर्न भरी वित्त वर्ष की, अगर आपको बिजनेस में आज 2 लाख का मान लीजिए नुकसान हो रहा है, अगले साल आपको 5 लाख का मुनाफा हुआ, तो आप अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो कैसे? यानी अगले साल 5 लाख के मुनाफे पे टैक्स ना देके, क्योंकि आपने पिछले वित्त वर्ष में रिटर्न भरी है, तो आप 2 लाख का नुकसान उस 5 लाख के मुनाफे से एडजस्ट करके सिर्फ 3 लाख मुनाफे पे टैक्स देंगे। अरे वाह! तो यानी इनकम टैक्स भरने के तो बहुत सारे फायदे हैं। जी, बहुत फायदे। तो इनकम में क्या क्या आता है? ये बहुत अच्छा आपने पूछा कि आखिरकार आय में क्या क्या आता है। तो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अंतर्गत 5 आय के स्रोत हो सकते हैं। एक, सैलरी, नौकरी पेशा, यानी आप कहीं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है, आप वहां जाते हैं, आपको बंधी हुई तनख्वाह मिलती है, सैलरी। इसमें पेंशन भी शामिल है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए किसी का घर है 3 माले, पहले माले पे आप रहती हैं, दूसरे माले पे आपका भाई रहता है, नीचे आपने रेंट पे दे रखा है। वो जो रेंट आ रही है प्रॉपर्टी से, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट। थर्ड जो इनकम का सोर्स है वो है कैपिटल गेन। जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी ली 40 लाख की जी, आपने बेच दी 50 लाख की, ये जो 10 लाख का है गेन, एक कैपिटल गेन है। आपने शेयर्स खरीदे मान लीजिए किसी कंपनी के 220 रुपए के, 100 शेयर्स, और वो बढ़ के 250 के हो गए, आपने 250 में बेच दिए, वो जो 30 रुपए पर शेयर आपको मुनाफा हुआ, कैपिटल गेन है। चौथा आय का स्रोत जो है पीजीपीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे आप एक एंकर हैं या आपका प्रोफेशन है, तो जो आपको आय मिलती है, अगर आप पीजीपीपी में दिखाएं तो आपको वो प्रोफेशनल इनकम के तौर पे दिखानी है। उसी तरह से अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, इसकी प्रोफेशनल इनकम होगी। कोई बिजनेस कर रहा है तो भी वो पीजीपीपी चौथे स्रोत में। ऑलराइट। तो ये जो इनकम टैक्स का जो अगर हम रेट की बात करें तो वो किस तरह से आप समझेंगे? बिल्कुल, मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट बताऊंगा। तो जो 5 आय के स्रोत हैं, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
कैपिटल गेन, पीजीबीपी, और आखिरी है अदर सोर्सेस, यानी आपने बैंक में पैसा रखा था उस पर इंटरेस्ट आया, अदर सोर्स। आपने एफडी में पैसा लगाया उस पर इंटरेस्ट आया, अदर सोर्स। और मैंने आपको बताया था पेंशन सैलरी में जाती है, लेकिन अगर फैमिली पेंशन मिलती है वो अदर सोर्स में आती है। ओके, तो मतलब जो आपकी पेंशन है जी, वो तो आपका टैक्स है, लेकिन जो फैमिली की पेंशन है वो अदर सोर्स हो, अदर सोर्स की इनकम है, टैक्स तो दोनों में ही लगेगा। अच्छा। याद रखिए रति जी, आय है तो आयकर है जी, बिल्कुल। अब जो आपने सवाल पूछा कि चलो पांचों को जोड़ के आपने टोटल आय तो बना ली, अब मुझे टैक्स कितना देना है। हाँ। तो टैक्स देने के लिए अगर मैं मान के चलूं कोई आप निवेश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप दो रेजीम है इस समय इनकम टैक्स के, असेसी चुन सकता है उसको कौन सा रेजीम लेना है। एक रेजीम है यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बेहतर मानी जाती है, दूसरी है कि अगर आप निवेश नहीं कर रहे तो वहां पर टैक्स रेट कम है। तो अगर मैं स्लैब रेट बताऊं तो वित्त वर्ष 21-22 की बात करें तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है जी, सालाना 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% टैक्स, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30%। लेकिन याद रखिएगा ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, ये सामान्य लोगों के लिए है। अगर आपकी आय 60 से ऊपर है, सीनियर सिटीजन, तो ये 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, उन्हें 3 लाख तक टैक्स नहीं देना। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 साल से ऊपर, तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की है, उन्हें 5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। ये तो सब आपने अच्छे से समझाया, पर मुझे थोड़ा सा सरलता से ये समझाइए कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति की आय जो है वो 50,000 रुपए महीना है, ठीक है, तो उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? ठीक है, बहुत अच्छा आपने पूछा। अगर महीने की आय 50,000 है तो साल की आय कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। और यहां पर ये याद रखना है ये साल कौन सा है? वित्त वर्ष, यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च। तो मुझे बताइए रति जी, अगर मैं कहूं अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22, ये कब से कब तक होगा? अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च 22 तक, ठीक है। तो अब इस साल उसकी आय कितनी हो गई? 6 लाख। अब मैंने आपको बताया अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो 5 लाख से ऊपर कितना है? 20%। तो 5 लाख और 6 लाख में 1 लाख का फर्क है। 1 लाख पे 20%, 20,000। और अगर हम माने कि ये व्यक्ति सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर नहीं है तो इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख यानी जो 2.5 लाख रुपए है उस पर 5%, 12,500। तो 12,500 और 20, 32,500 का टैक्स बन जाएगा। 32,500 का टैक्स। तो अगर टैक्स की बात करें तो फिर टैक्स प्लानिंग की भी बात करनी जरूरी है। तो टैक्स प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम अपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके जो है हम अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं? बहुत जरूरी पॉइंट है और मैं घर परिवार से आग्रह करूंगा कि वो समझे कि इनकम और वेल्थ ये दो अलग शब्द हैं। इनकम का मतलब है आय, वेल्थ का मतलब है धन। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, आप बचत नहीं करते, निवेश नहीं करते, ग्रोथ नहीं करते, तो वो रोजमर्रा के खर्चे में चला जाएगा। तो आपने घर बनाना है, कल को बच्चों की शादी, पढ़ाई, उसके लिए कैसे धन जोड़ेंगे? तो इनकम टैक्स एक्ट आपको रियायत देता है कि अगर आप खर्चे इस तरह से करें कि वो निवेश हो ताकि आगे चल के आपको फायदा हो, तो आप उसकी रियायत आज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेक्शन 80C, इसमें 1.5 लाख तक की डिडक्शन है, यानी आपने वो 5 सोर्सेज ऑफ इनकम की इनकम जो है टोटल कर ली, अब उस पर टैक्स लगना है। लेकिन चैप्टर 6A में आप डिडक्शंस ले सकते हैं, यानी ये वो अमाउंट है जो आपकी टोटल इनकम से डिडक्ट हो जाएंगे और आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो 80C में 1.5 लाख की डिडक्शन में क्या क्या शामिल है? आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल सकते हैं। आपने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है तो उसका प्रीमियम अमाउंट यहां पर आ सकता है, है ना। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका जो सूटेबल वैल्यू है वो यहां पर आ सकता है, इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आपके बच्चों की ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हैं, ट्यूशन फीस, हाँ जी, अरे वाह, ये भी शामिल है। ये भी शामिल है क्योंकि वो चाहते हैं शिक्षा के अवसर आप दे बच्चों को। तो यदि आपके पैसे जा रहे हैं, आप उस ट्यूशन फीस का यहाँ पर टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं 80C में। ओके। और अगर हम एजुकेशनल लोन की बात करें तो एजुकेशनल लोन की सेक्शन है 80E। अच्छा। और क्योंकि सरकार बढ़ावा देना चाहती है कि लोग शिक्षित हों, और अगर आप अपनी शिक्षा ले रहे हैं, अभी तो कमा नहीं रहे हैं जी, तो फिर ये होता है कि आप 80E में रियायत ले सकते हैं, एजुकेशनल लोन दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद आप वापस जो है पैसा रीपे कर सकते हैं बैंक जब आप अर्न करने लग जाते हैं। अच्छा, तो 19 वाई तक आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आप जब से अपनी पढ़ाई के बाद आप अर्न करना शुरू करते हैं तो आप वो रीपे कर सकते हैं, रीपे करना शुरू करें।
एक अभी आपने बात की जिस सेक्शन की, अगर हम बात करें 80G और एक 12A, इन दोनों में क्या रेलेवेंस है? देखिए, जब हम बात करते हैं एनजीओ सेक्टर की, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता है कि देश निर्माण में सरकार तो कार्यरत है ही, प्राइवेट सेक्टर भी कार्यरत है, लेकिन गैर सरकारी संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब 12A और 80G दोनों इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन है। अगर कोई एनजीओ सोशल वर्क कर रही है, चैरिटी वर्क कर रही है, अब सोचिए एक वित्त वर्ष में उसने 10 लाख रुपए डोनेशन रेज किए और खर्चे 9 लाख रुपए, सरप्लस 1 लाख बच गया, बचा, बिल्कुल। तो इनकम टैक्स तो लगना चाहिए, फिर वो तो इनकम हो गई उसकी। क्या 1 लाख पे उसको टैक्स देना चाहिए? नॉर्मल कंपनी टैक्स देती, क्योंकि तब हम कहते हैं ये उसका प्रॉफिट हो गया, लेकिन एनजीओ तो प्रॉफिट के लिए नहीं है। पर लेकिन आपने तो अभी शुरुआत में कहा था कि 2.5 लाख तक जो टैक्स है वो तो माफ है। जी, वो इंडिविजुअल एसएससी के लिए है। ये हम एनजीओ की बात कर रहे हैं, तो ये अलग लीगल एंटिटी है। ठीक है, आप और मैं जब अपना टैक्स भरते हैं तो वो इंडिविजुअल एसएससी हो गए, और अभी हम एनजीओ की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर ये समझना होगा, क्योंकि एनजीओ का जो ऑब्जेक्टिव है वो चैरिटी है, सामाजिक कार्य है। तो आयकर अधिनियम कहता है अगर आपने सरप्लस बचा, अगर आपने 12A में रजिस्ट्रेशन ले ली तो हम उस सरप्लस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी साल भर में 10 लाख की डोनेशन मैंने रेज की बतौर एनजीओ, मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जीविका, कोई भी एक नेक काज के लिए खर्चा किया, 9 लाख रुपए खर्चा हुआ, 1 लाख बच गया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो सरप्लस पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन 12A में लिया हुआ है। तो 12A से मेरी संस्था का जो सरप्लस है उसमें आयकर पर रियायत मिल जाती है। बात 80G की करें तो 80G सेक्शन में एनजीओ को क्यों रजिस्टर होना चाहिए? मान लीजिए कोई एनजीओ है और वो अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जीविका के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप प्रति पैसा कमा रही हैं, आपको लगता है मैं भी कुछ दान करूं, आपने 1 लाख रुपए दान कर दिया, तो अगर कोई डोनर ऐसी संस्था को दान देता है और वो संस्था 80G में रजिस्टर्ड है, तो आपको 80G का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 लाख डोनेशन दिया है, और फिर आप अपनी आईटीआर जब भरेंगी, इंडिविजुअल एसएससी, आप उसमें रियायत ले सकती हैं। तो 80G के रजिस्ट्रेशन से हम इनकरेज कर सकते हैं डोनर को कि आप मेरी संस्था में डोनेट करिए, क्योंकि मैं 80G रजिस्टर्ड संस्था हूं, आपको भी अपनी आयकर रिटर्न भरते समय इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब मुझे 80G और 12A के बारे में, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमारी भारत सरकार चाहती है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सशक्त रहें, तो उसके चलते अब आजकल हर महिला एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, बिजनेस करती है घर से, ऐसा कोई मतलब कोई अपना बिजनेस कोई कमर्शियली ना करके घर से ही काम करती है, तो क्या वो भी, उसको भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? आय है तो आयकर है। और इनकम टैक्स एक्ट कोई भेदभाव नहीं करता है कि वो महिला कर रही है या पुरुष कर रहा है, कोई भी करे। यहां तक कि इनकम टैक्स एक्ट में तो ये भी है कि इनकम आपकी लीगल तरीके से आ रही है कि आप किसी अवैध तरीके से कमा रहे हैं, उससे भी इनकम टैक्स एक्ट को मतलब नहीं है। इनकम आ रही है तो टैक्स दीजिए, अगर वो अवैध भी है तो उसमें कानून अपना काम करेगा, लेकिन आपकी इनकम है तो टैक्स दीजिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारत में अब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर का एक माहौल बन रहा है और बहुत से उद्यमी सामने आके कार्य कर रहे हैं, तो यकीनन वो भी आयकर के दायरे में है। और मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आप एक ग्रोथ कर्व पे जाना चाहते हैं बतौर एंटरप्रेन्योर, तो आप जरूर इनकम टैक्स के विषय को समझें और समय से अपनी संस्था का कर चुकाएं। तो उनके लिए भी ये टैक्स का जो स्लैब रहेगा वो सेम रहेगा। 2.5 लाख तक अगर कुछ आप एनुअली अर्न कर रहे हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन उससे ऊपर जो भी अगर कोई महिला अर्न कर रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जी, लेकिन कंपनी के केस में बस ये है कि अगर आप 1 रुपए की भी अर्निंग आपकी है तो आपको रिटर्न डालनी होगी, रिटर्न डालनी होती है। आपको नुकसान है तब भी रिटर्न डालनी है। तभी आपको मैं बता रहा था कि बिजनेस के केस में अगर आप रिटर्न डालते हैं, अगर आपको नुकसान भी है तब भी, क्योंकि आपने आज कह दिया मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान है, अगले साल जब मुनाफा होगा तो आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मुझे इनकम टैक्स काफी हद तक समझ आ रहा है। अच्छा, एक हम वर्ड सुनते हैं बहुत ज्यादा, टीडीएस, वो क्या है? उसको मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके समझाइए, और इसके क्या क्या फायदे भी हैं। देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है टीडीएस, तो जो इनकम टैक्स का वर्ड है टीडीएस, वो टीडीएस नहीं है, यानी कि डिफिकल्ट नहीं है, सरल है। टीडीएस एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब आप इसको इस तरह से समझें, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए तनख्वाह कमा रही हैं महीने का, तो साल का कितना हो गया? 12 लाख। अब 12 लाख पे मान लो आपका टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, क्या मैं आपका पूरा 1 लाख टैक्स मार्च में काटूं आखिरी महीने, या पूरे साल थोड़ा थोड़ा काटूं? कौन सा बेहतर होगा?
आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्यों? अगर मार्च में काटा पूरा 1 लाख तो आपको तो तनख्वाह मिलेगी नहीं फिर मार्च की। बिल्कुल। तो आप मार्च में अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाएंगी? तो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव है कि जैसे आप पैसे दे रहे हो साथ साथ ही थोड़ा सा पैसा काट लो। कैश फ्लो की दृष्टि से ये दोनों को हेल्प करता है, आप पर भी भार नहीं आएगा और सरकार का राजस्व भी हर महीने आता रहेगा। तो सरकार को भी अपने कार्य करने हैं तो वो टैक्स तो उसको कलेक्ट करना ही है। तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हैं, मैंने आपको 1 लाख की टैक्स सैलरी दी, अगर मैंने आज आपको पूरी दे दी सैलरी तो आप उसे खर्चों में सब खत्म कर देंगी। तो फिर टैक्स आपको फरवरी मार्च में मुश्किल पड़ेगा। मैं अभी ही एक उसका हिस्सा काटता हूं ताकि आपको हर महीने में संतुलित टैक्स कटे। इसे टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस कौन काटता है? जो आपको पैसे दे रहा है। अच्छा। तो अगर आप नौकरी कर रही हैं, एम्प्लॉयर के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो जिस संस्था के लिए आप कार्य कर रही हैं उस संस्था के ऊपर दारोमदार है। मान लो आप टेलीविजन स्टेशन के लिए काम कर रही हैं, टेलीविजन स्टेशन आपको पैसे दे रहा है 20,000 रुपए एक काम के, वो उस 20,000 रुपए पे टैक्स काटेगा, टैक्स काट के देगा जी। ओके। और अगर से मैंने आईटीआर तो फाइल किया हुआ है लेकिन मैं अभी भी टैक्स के स्लैब में नहीं आती हूँ तो वो टीडीएस मुझे वापस मिल जाएगा? जी। और इसके लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति फॉर्म 26AS जरूर देखे, क्योंकि अगर आपने कहीं भी आय ली है और पैसे देने वाले ने उस आय पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटा है, आपको कैसे पता चलेगा? तो क्या मैं घर बैठे ये जान सकती हूँ कि मेरा हर महीने कितना टीडीएस कट? जी, आपको इनकम टैक्स साइट पे आप जा सकती हैं, वहां पर फॉर्म 26AS आसानी से देख सकती हैं और आपको पता लग जाएगा कि मेरे मौजूदा वित्त वर्ष में कितना टैक्स कटा है, और अगर कटा है तो आयकर रिटर्न डाल के आप उसे वापस क्लेम भी कर सकती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत इजी है। जी। तो अगर हम ऑनलाइन ये देख सकते हैं कि हमारा टैक्स कितना कट रहा है, तो अगर हमें टैक्स भरना हो तो क्या इसके लिए भी ये आसानी है कि हम घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं? जी, अब तो सारी प्रक्रिया बहुत सरल है और सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है। जून 2021 में रति जी, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने नया इनकम टैक्स का पोर्टल लॉन्च किया। शुरुआती दिक्कतें तो आती है, टीदिंग प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद महीने दर महीने काफी सरल हो गया है। मैं चाहूंगा हर एक व्यूअर नोट करे इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in। मैं दोबारा बता रहा हूं, www.incometax.gov.in। अब जब आप यहां जाएंगे तो आपको लॉगिन करना है। अगर आप इस पर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। आप रजिस्टर करिए। आपको इसके लिए 3 चीजें चाहिए, पैन, आधार और मोबाइल। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी 2 जगह आएगा, मोबाइल पर भी, ईमेल पर भी। आपने दोनों डालने हैं। आपकी जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पता क्या है, आप किस बैंक अकाउंट में आपका खाता है, ये आपने किया और आप पंजीकृत हो गए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। और उसके बाद लॉगिन करके पैन आपका यूजर नेम रहता है, आप एक पासवर्ड बना सकते हैं और आपको पूरा आपकी जो अर्निंग्स हैं, आपके क्या टैक्सेस हैं, आप सारा वेबसाइट पर देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत मेरे ख्याल से काफी इजी हो गया है जब से ये डिजिटल हो चुकी हैं सारी की सारी चीजें। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे है कि जो सरकार की हर समय योजनाएं आती रहती हैं, क्या इन योजनाओं पे भी अगर हम लोग उसको लेते हैं तो उससे भी क्या हमें टैक्स में कोई लाभ होता है क्या? देखिए, सिंपल बात, आय है तो आयकर है। तो आपको पैसा अगर आ रहा है तो आपको ये देख के चलना है कि या आपके इनकम हो गई क्या। सरकार की योजनाओं की बात करें तो जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को साल में 6,000 रुपए दिया जाता है, तो वो उनकी आय जरूर हो जाएगी, लेकिन फिर वही है कि 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स है नहीं। तो इसीलिए देखना ये होगा कि अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो वो मेरी आय ही मानी जाएगी, है ना, वो मेरी आय ही मानी जाएगी, कहीं से भी आता है तो आय है। और आप उस पर फिर आयकर देखें, और अगर आयकर उस पे छूट है तो आप उस एग्जेम्पशन या डिडक्शन का लाभ भी लें। ओके। तो अमित जी, चलते चलते इनकम टैक्स पे कुछ टिप्स हो जाएं, लाइक क्या डूज और क्या डोंट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? देखिए, आजादी के 75 साल हो गए भारत के, तो अब साक्षरता से जरूरी है कि देश वित्तीय साक्षरता की ओर बढ़े। तो मैं आग्रह करूंगा हर एक घर परिवार फाइनेंस की जो एक पूरी साइकिल है, जो स्किल से शुरू होती है, इनकम तक आती है, सेविंग्स पे जाती है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ, इसको समझे। आपकी आय है तो आयकर है, आयकर आपकी और देश की प्रगति के लिए दोस्त है, तो इससे बिल्कुल ना घबराएं, इसे दोस्त ही समझें, समय पर आयकर चुकाएं। एडवांस टैक्स बनता है तो फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ही उसको भुगतान करें, और उसके बाद आप जमा करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स करें, समय पर रिटर्न डालें, और जैसा कि आयकर विभाग कहता है, पे टैक्स, करो रिलैक्स।
थैंक यू सो मच अमित जी फॉर शेयरिंग सच एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन इनकम टैक्स। थैंक यू। तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि हमें इनकम टैक्स से डरना नहीं है, बल्कि समय पर अपना इनकम टैक्स हमें फाइल करना है और देश के निर्माण में अपना सहयोग देना है। और इनकम टैक्स रिटर्न पर अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप साइट पर लॉग इन कर सकते हैं। हमारी साइट है www.incometax.gov.in। थैंक यू सो मच।